जैन स्टूडेंट्स, वेलकम स्मॉल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जो भी आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे यहाँ पर मैं 3D यानी चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर। आपका यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र, जो हम श्वसन लेते हैं, यानी जो हमारे जो दिमाग में एक डिफिनेशन घुसी हुई क्या, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट ये ऐसी डिफिनेशन तो मतलब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी के जरिए यानी जो श्वसन होता है ना, श्वसन के जरिए क्या प्रोसेस होती है उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। पूरी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो श्वसन होने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए। जो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन आती है उनको इनटेक करते हैं, यानी उसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं O2 के रूप में। किसके रूप में? O2 के रूप में। जो ऑक्सीजन होती है ना वो हमारे अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज C6H12O6 इस फॉर्म में होता है। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में अंदर रिएक्शन करते हैं, और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद हमारे जो फेफड़े हैं ना वहाँ पर ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर निकल जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकली है उसके साथ साथ में हमारे अंदर ही अंदर एक तो जल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जल का निर्माण होता है। और निर्माण होता है एटीपी, मतलब कि ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी से आपको याद आया होगा, एटीपी का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन निर्माण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बहुत अधिक संख्या में। वो क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका पूरा नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी जो अब जो डेफिनेशन है, रियल डेफिनेशन, वो क्या बनी? यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ एनर्जी का जो निर्माण होता है, इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र कहते हैं। चलो समझते हैं कि श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो अगली स्लाइड में बात करते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर हम श्वसन तंत्र को दो प्रकार के पढ़ेंगे, यानी इसके दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार कैसे? जैसा कि अभी आपको पता है, अभी जस्ट आपने देखा था कि जो श्वसन होता ना, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इसीलिए हम वायवीय श्वसन लेने वाले जंतुओं में आते हैं। जितने भी जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, वो सारे के सारे वायवीय श्वसन करते हैं। और ये सभी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी के कितने अणु बनते हैं? एटीपी के यहाँ बनते हैं 38। कितने अणु बनते हैं? 38 अणु बनते हैं, यानी 38 एटीपी के अणु बनते हैं एक ग्लूकोज अणु से। कितने? एक ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होता है उससे ही 38 एटीपी के निर्माण होते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं ना जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब बेचारे ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन संभव ही नहीं है। जैसे वो अपना बायोगैस होता है, जिसे गोबर गैस का सिलेंडर कहते हैं या टैंक कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं। अब वहाँ पे ऑक्सीजन देने कौन जाएगा? क्योंकि पेड़ पौधे बाहर होते हैं और अंदर ऑक्सीजन देने कौन जाएगा? और जो दारू वगैरह या अल्कोहल बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पर ईस्ट होता है, यानी किण्वन क्रिया होती है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं, उनको कहते हैं अवायवीय
जीव या फिर वो जो रिएक्शन, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं अवायवीय श्वसन। ऐसे जीव जो श्वसन क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, जहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो जीव है ना, जैसे प्रोकैरियोट्स जीव, प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव जिनका मतलब जो केंद्रक है ना, वो मतलब पूर्ण विकसित नहीं है। प्रोकैरियोट्स यानी जो केंद्रक है वो पूरा विकसित नहीं है। ईस्ट कोशिकाएं, ईस्ट ये किण्वन करने वाली जो कोशिकाएं होती है, या फिर वो जीव जो कि किण्वन का काम करते हैं, उनको कहते हैं ईस्ट कोशिका। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि अवायवीय श्वसन करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। अवायवीय श्वसन में O2 की उपस्थिति नहीं होती है, और वायवीय श्वसन में O2 की उपस्थिति होती है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। एटीपी का निर्माण वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जबकि जो अवायवीय है इसमें ओनली फॉर 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी? 2 एटीपी। यहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण होता है। और क्या देख सकते हैं, जो वायवीय श्वसन है ना, ये धीमी प्रोसेस है। यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस होती है, यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसेस होती है, आराम से चलता रहता है। हम श्वसन लेते हैं, आप ये कहोगे नहीं नहीं सर, हम तो मतलब 1 मिनट के अंदर कम से कम 16-17 बार श्वसन यानी श्वास ले लेते हैं, तो धीरे कहाँ हुई प्रोसेस, जल्दी हो रही है? हाँ, इससे भी बहुत जल्दी होती है। किसमें? अवायवीय श्वसन में बहुत ही फास्ट होती है या जल्दी होती है। ये बहुत जल्दी वाली प्रोसेस है। कौन सी? अवायवीय प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। चलो अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आया हमारे जो मानव का जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर मानव श्वसन तंत्र, इसके बारे में समझते हैं। मानव, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। ये शब्द ऐसे है ना, मतलब जिनमें क्या होता है कि श्वसन मतलब घूमता है। एक तरह से ये देखिए कि ये जो श्वसन है ना, ओनली फॉर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालना, यहाँ तक की प्रोसेस है। जबकि यदि देखा जाए कि जो अंतः श्वसन होता है ना, अंतः श्वसन होता है, उसकी प्रोसेस और अलग होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है और ब्लड में मिलने के बाद ऊतकों में मिलता है, ऊतकों में यानी टिश्यू में मिलता है, और टिश्यू में मिलने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर से कार्बन डाई जनित ब्लड आता है, और फिर वो जो ब्लड है ना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है और फिर उसके बाद बाहर आती है। परंतु हम तो यहाँ तक समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा ऑक्सीजन हमने लिया है वो फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाने के बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले आपने देखा हो तो हम क्या करते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। अब आपको पता है नाक की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सबके नाक तो एक ही होता है, परंतु यहाँ पर 2 छेद होते हैं। अब 2 छेद क्यों होते हैं? अब आप ये कहोगे सर, जब जुकाम हो जाता है ना, तो एक नाक बंद हो जाता है, दूसरे नाक से श्वास लेने के लिए 2 नाक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और जो नाक है ना, नाक के ऊपर की साइड में या साइड में बगल में छोटे छोटे बाल देखे होंगे आपने। ये बाल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब काम काम के होते हैं। अब ये क्या काम के होते हैं? जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं, ये जो नाक के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, ये करते हैं, जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं ना, उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया या फिर छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन जाती है वो भी साथ में चल लेते हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो जो हमारा नाक होता है ना, नाक के अंदर सेंसिटिव छोटी छोटी कलिकाएं होती है, जो क्या करती है, मतलब श्लेष्मा का स्त्राव करती है। वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ही धूल का कण जा रहा है उसको पकड़ के अभी कहाँ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, मतलब यहीं रोक लेंगे। उसके बाद में वो जो निकलता है छोटा सा, ठीक है, सब समझ गए आप, समझते हो। तो इस प्रकार से जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, धूल मिट्टी के जो कण हैं या फिर छोटे मोटे जो जीव होते हैं या बैक्टीरिया जीवाणु, उनको रोकने का काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नासा द्वार, नाक के जस्ट बाद में हमने देखा था अभी नासा द्वार, यानी नाक तो ये बाहर वाली स्ट्रक्चर, इसके अंदर का जो भाग है ना, वो कहलाता है नासा द्वार। जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट अंदर की ओर ये नासा द्वार कहलाता है, और ये नाक के अंदर की ओर जाता है। जो नासा द्वार है वो आगे जाकर खुलता है, किसमें, ग्रसनी में। यहाँ पर ग्रसनी में एक चीज होती है, वो होता है स्वर यंत्र।
स्वर यंत्र क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ से हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो ध्वनि निकल रही है ना वो यहाँ से निकल रही है, ये मेरा स्वर यंत्र है, इसे कहते हैं ना, इसके अंदर की ओर। यहाँ पर ध्यान देना है, जो ग्रसनी है ये एक ऐसी चीज है ना जो डाइजेशन में भी काम देती है और श्वसन में भी काम करती है। ये एक इस प्रकार से है, ये एक्स आकार बनाती है। जैसे देखो कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये नाक है, नाक से श्वसन आता है ये इधर की साइड, ठीक है, ये नाक से श्वसन क्या कर रहा है, इधर की साइड आ रहा है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस साइड से ऐसे जा रहा है। परंतु एक चीज देखना, जो ये है ना, जब खाना खाते हैं अपन, खाना खाते हैं तो जो ये खाना जो आया है ना, ये यहाँ पर होकर, ये यहाँ पर होकर इधर निकल जाता है। खाना क्या करता है, यहाँ पर होकर ये इधर निकल जाता है, मतलब ये ग्रसनी है। ये ग्रसनी वही है जो डिवाइडेशन करती है। जब खाना आता है तो खाने को खाने वाली जो जो ग्रास नाल होती है ना, ईसोफेगस, उसमें भेज देती है। और जो जो श्वसन है ना उसको क्या करती है, ट्रेकिया में भेज देती है, यानी थोड़ा इधर भेज देती है। और ये जो बदलने का जो काम होता है वो करता है कौन, एपिग्लोटिस, जिसको अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नहीं देखा तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको जो 10th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर देख लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रसनी का काम समझ में आ गया। ग्रसनी एक ऐसी चीज है जो डाइजेशन में और किसमें, रेस्पिरेटरी दोनों में काम करती है। इसके बाद बात करते हैं श्वास नली की, जिसे अपन ट्रेकिया कहते हैं। अब यहाँ पर ये श्वास नली क्या है, आपको थोड़ा सा आगे की स्लाइड में समझ में आएगा। ये जो दिखाई दे रही है ये पाइप, इसको कहते हैं ट्रेकिया। ये जो पाइप दिखाई दे रही है इसको ट्रेकिया कहते हैं। इसके ऊपर है ना छोटे छोटे उपास्थि के ये छल्ले होते हैं, सी आकार के, सी आकार की ये हड्डियां होती है। ये क्या करती है, इस ट्रेकिया को बचाती है। नहीं तो कोई भी गर्दन पकड़ के, गले गले गला पकड़ के अपनी जो गला होता है ना उसको गोड़ देगा। ये क्या करती है, इसको बचाने का काम करता है। नहीं तो छोटी मोटी चोट लग गई ना तो ऐसे ही श्वसन बाहर से सीधा जाने लग जाएगा। समझ आ रही है। तो यहाँ पर सी उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं, जो कि किसके होते हैं, हड्डियों के होते हैं, छोटे छोटे छल्ले होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये तो है अपनी श्वास नली, और इसके बाद में आती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई होती है यहाँ पर जो जो श्वास नली है ये क्या करती है, आगे भागों में बढ़ जाती है। ये देखो 2 भागों में बढ़ गई है। ये जो 2 भागों में बढ़ी है इनको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। देखो यहाँ पर याद करने का सिलसिला आपको बहुत अच्छे से याद है। देखो यहाँ पर जितना भी श्वसन होता है ना वो 2 भागों में बढ़ जाता है, मतलब जितनी ऑक्सीजन गई है वो फिक्स 2 भागों में बढ़ जाएगी, दोनों फेफड़ों में चली जाएगी, आधी इधर आधी इधर। देखो बंटवारा बराबर हो जाता है। तो ये 2 ब्रोंकाई होती है, ठीक है। और ब्रोंकाई से क्या होता है, ब्रोंकाई के बाद में जो श्वसन होता है ना वो जाता है प्राथमिक ब्रोंकाई में। अब प्राथमिक ब्रोंकाई क्या है, देखो एक ब्रोंकाई ये आई है और एक ब्रोंकाई ये इधर से गई है। तो ये देखो इसके बाद में ये जो छोटी छोटी शाखाएं निकली है, देखो एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, इस तरह से ये छोटी छोटी जो शाखाएं निकली है इनको बोलते हैं प्राथमिक ब्रोंकाई। ये देखो ये निकल रही है ना, इनको प्राथमिक ब्रोंकाई बोलते हैं। यानी जो ब्रोंकाई है ना वो अलग अलग और अलग ज़्यादा भागों में बढ़ जाती है, तो उसको ब्रोंकाई, प्राथमिक ब्रोंकाई कहते हैं। अब जो प्राथमिक ब्रोंकाई है वो बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बढ़ गई। देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे भाग है, इनके अंदर क्या हो जाती है, डिवाइडेशन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अपना श्वसन का, जो कि सबसे ज़्यादा श्वसन में काम भाग लेता है, और वो होता है वायुकोश। कौन होता है, वायुकोश, जिसे एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली। ये एक गुब्बारे की जैसी संरचना होती है जिसमें हवा भरो फूल जाता, फिर से सिकुड़ जाता, फूल जाता सिकुड़ जाता, फूल जाता सिकुड़ जाता। इस तरह से ये चलता रहता, फूलता सिकुड़ता, फूलता सिकुड़ता, फूलता सिकुड़ता। इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती रहती है, किसकी, एल्वियोलाई की। यहाँ पर ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। इनकी जो संख्या है ना वो लाखों में होती है, करीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा होती है एक इंसान के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो शरीर है ना उसको बनने में मतलब कितनी कलाकारी लगी होती है। भगवान ने मतलब कितनी कलाकारी से ये चीज़ें बनाई है कि जो हमारा शरीर है ना इसको अच्छे से बना सके। समझ आ रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले जो नाक होता है, नाक से क्या होता है, श्वसन इंटर होता है। उसके बाद में क्या होता है, श्वसन
नासाद्वार में जाता है। नासाद्वार के बाद में ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी डिवाइड कर देती है श्वसन को कि तुम किस में जाना है, ट्रेकिया में जाना है। ट्रेकिया के बाद में ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है। ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो दो भागों में ट्रेकिया बटा है इनको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, एक फेफड़े में अलग अलग भाग, दूसरे फेफड़े में अलग अलग। ये जो अलग अलग भागों में बटी है इनको कहते हैं प्राथमिक ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राथमिक ब्रोंकियल्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक ब्रोंकाई भी और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, लाखों की संख्या में छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, उनको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसके ऊपर टोपी नुमा या गेंद नुमा छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, उनको कहते हैं एल्वियोली या फिर कूपिका। तो कूपिकाओं का काम होता है फूलना सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। दोनों फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। और फेफड़ों के जस्ट नीचे की ओर, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसे डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। एक छोटी सी आपको और एक्स्ट्रा चीज़ सिखा देता हूँ, वो है हमारे को हिचकी क्यों आती है। हिचकी क्यों आती है? जैसे ही हमारे फेफड़े क्या करते हैं, फूलते हैं, तो हमारा डायफ्राम ऊपर उठता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, डाय फेफड़े फूलते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है। और फेफड़े जब अंदर जाते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है। तो इस तरह से इसका ऊपर नीचे लगा रहना जारी रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा जो फेफड़ा जो डायफ्राम है ना ऊपर उठा, परंतु नीचे थोड़ी मुश्किल से जा पाता है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब खाना वगैरह खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्रास नाल में फंस जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, हिचकी आती है। परंतु लोग अलग से धारणाएं मान के बैठ जाते हैं कि कोई याद कर रहा है तुझे, इसीलिए क्या हो रही है, हिचकी आ रही है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। ठीक है, किस प्रकार के श्वसन होता है और किस प्रकार से श्वसन की ये सारी क्रिया प्रोसेस होती है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, आगे का वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।